जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर देख लिया होगा। किसी भी वनडे एग्जाम हो या अन्य कोई भी बड़े एग्जाम्स जिसमें डायरेक्ट सवाल जो आते हैं और वही के सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मॉडर्न इंडिया की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई है। उसी के संबंध में हम कल अर्थात स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी जो हमने मुक्ति दिवस मनाया, जो है 77वां मुक्ति दिवस, मैंने उस दिन अर्थात कल कई सारी विशेष अहम बातें मैंने बताया था और आज हम बात करते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आप जानते हैं 16 अगस्त है, 16 अगस्त को भी एक विशेष दिन ही है, क्योंकि आप जानते हैं अगस्त जो महीना है इसे अगस्त क्रांति माह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, तो उसी में से एक हम आज देखते हैं कि अभी मैंने कल सिखाया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सभी हो गए, पूना पैक्ट भी हो गया, गांधी इरविन समझौता उससे पूर्व हो चुका था। आपसे मैंने ये सिखाया था कि गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन और पूना पैक्ट, इन तीनों में कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। अक्सर यूपीएससी और नेट ये सभी लोग वहीं से सवाल निकाल लेते हैं और ऐसे सवाल निकालते हैं कि हम आपको पता भी नहीं चलता आया कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, बट जो क्वेश्चन का आंसर वो पूछता है जैसे सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो ये हम अक्सर गलत कर देते हैं। तो कृपया करके आप यहाँ पर 1930 से लेकर 1935 तक का जो कालखंड है इसे आप गहनता से अध्ययन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप पीछे जब देखेंगे तो पीछे जब इतिहास में देखेंगे तो 1919 यानी 1919 की जो घटना है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1917 से लेकर के 1922 यानी 1924 तक की जो कालखंड है इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान दिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं। तो आइए उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज है हम बात करते हैं नेहरू और गांधी, यानी नेहरू और गांधी और रूस और चीन, इनमें थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि गांधी और नेहरू विचारधारा ये कैसे जो है पल्लवित होती है इसकी हम बात करते हैं। क्योंकि हमने कल सीख लिया था कराची अधिवेशन। आप जानते हैं कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 26 मार्च से लेकर 31 मार्च 1931 तक संपन्न हुआ था कराची में, जिसके प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर के इन्हें अर्थात पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ये सत्याग्रह कैसा था? तो ये सत्याग्रह में महामारी फैल गई थी और महामारी फैलने के चलते अधिकांशतः यहाँ पर भी टैक्स जबरन लिया जा रहा था। अंततः पटेल जी जाते हैं और वहाँ पर इनकी जीत होती है और इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है। इस कारण से इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो अक्सर सवाल वनडे में आ जाता है और आप बड़ी परीक्षाओं के लिए भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप जानते हैं कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पटेल जी ने की थी। पटेल जी ने अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना कि विट्ठल भाई पटेल। आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ठीक है, और यही ऐसा अधिवेशन है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था और यहीं पर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अक्सर सवाल आता है, आप इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि एक गांधी और नेहरू, यानी जो गांधी और नेहरू थे, गांधी और नेहरू के संबंध में हम बात करेंगे तो गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और नेहरू ये दो के दोनों लोग समाजवाद के समर्थक थे। क्योंकि कैसे? तो देखिए जो समाजवाद है इसकी विचारधारा को किस प्रकार से देखा गया, तो एक 1928 आया। 1900 जो 28 का समय है, 1928 के समय में अखिल भारतीय युवा समाजवाद, क्या नाम है? अखिल, ध्यान रहे, भारतीय
युवा समाजवाद संगठन, अखिल भारतीय युवा समाजवाद संगठन जो था, इसमें नेहरू जी स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते देते इन्होंने यहीं पर कुछ बातें कही थी और उन बातों में से क्या कहा था, इसमें इन्होंने बताया था कि मैं भी समाजवादी विचारधारा का मुख्य रूप से समर्थक हूँ और यहाँ तक तो एक हुआ था, आप जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने ही की थी, आप जानते हैं। और नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में 1929 में एक विशेष बात कही थी। तो विशेष बात क्या कही थी, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे कि जब 1929 में इन्होंने रावी नदी के तट पर ध्वज को फहराया था, तो उसमें कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और मैं भारत को भी अर्थात देश को भी ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। मुझे भारत के राजा और राजकुमारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कथन किसका है, तो आप ध्यान रखोगे ये नेहरू जी का है, इसे विशेष ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, ना कि मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि समाजवाद के प्रबल समर्थक थे और समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। उसी तरह महात्मा गांधी भी इसी के समर्थक थे। तो बस थोड़ा सा अंतर था, ये लोग प्रेरित कहाँ से थे, तो उसी समय जो रूस है और चीन है, रूस और चीन, क्योंकि आप जानते हैं इसी समय यानी 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी। इसकी रूस की क्रांति सन 1917 में हो चुकी थी और ये लोग यहाँ पर रूस और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर सरकार थी और ये लोग समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं से प्रेरित होकर ये भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस समाजवाद क्या है, समाजवाद का अर्थ इतना जानिए कि समानता यानी इक्वलिटी को प्राथमिकता दी जाती है, यानी यहाँ पर जो उत्पादन के साधन होते हैं सब पर बराबरी का अधिकार सबका होता है। ये जो देश में समस्त प्रकार के संसाधन हैं, संसाधन जैसे प्राकृतिक हो गया, अन्य सभी जो भी देश की हैं, इन पर सबका बराबर का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि अमीर वर्ग का अधिकार अधिक है, गरीब वर्ग का अधिकार नहीं है। ठीक है, महिलाओं का अधिकार कम है, पुरुषों का अधिकार अधिक है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इसी को हम समाजवाद का अंग मानते हैं। ठीक है, और बाकी इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष बातें करेंगे और जो पिछली वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख लेंगे, मैंने पूरी तरह से इसको विश्लेषित किया है। ठीक है, आइए, जो समाजवाद है, समाजवाद के अर्थात यानी जो ये नेहरू थे और गांधी थे, ये कहाँ के थे, ये कांग्रेस से ही आते थे। तो कांग्रेस से आते थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पर जो है समाजवाद का प्रभुत्व छाता गया। लेकिन उस समय के पहले कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जिनमें से एक नाम है उषा मेहता। उषा मेहता आगे भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाएंगी। अच्युत वर्धन, एक नाम है जयप्रकाश नारायण, एक नाम है आचार्य नरेंद्र देव। ये लोग भी समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन ये लोग किसी से कह नहीं पा रहे थे। इसके लिए इन्होंने 1934 में कांग्रेस से पृथक होकर के एक समाजवादी दल का गठन ही किया था। तो अक्सर सवाल आता है कि बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी दल, यानी समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना, इसकी स्थापना उषा मेहता, अच्युत वर्धन, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने मिलकर की थी, जिनमें से ये भी समाजवाद के ही समर्थक थे। और समाजवाद के कौन से समर्थक? तो गांधी और नेहरू जो थे, गांधी और नेहरू की विचारधारा वाले समाजवाद के ही समर्थक थे, ना कि रूस और चीन के। ठीक है, अक्सर सवाल आता है, ये VIMP सवाल ध्यान रखेंगे कि समाजवादी दल के संस्थापक कौन है? तो नाम है, इसकी स्थापना 1934 में होती है। इसके संस्थापक पूछा जाए तो आप रखेंगे
जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की हमने कई बार कहानी बता चुके हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया जाता है। इसके अन्य लोग जो सहयोगी हैं, उषा मेहता, अच्युतवर्धन को बनाया जाता है। और इसके संस्थापक हो गए। इसकी स्थापना इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में हुई। लेकिन अक्सर सवाल पूछा जाता है कि समाजवादी दल का जो पहला अधिवेशन है या पहली बैठक है कहाँ हुई। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना तो दिल्ली में हुई, लेकिन इसकी पहली बैठक मुंबई में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में। आपको ये बताना होगा कि बताइए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया। ये जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में कब निर्माण करके पूरा किया गया, तो ध्यान रखेंगे। और मुंबई, मुंबई को हम क्या कहते हैं? 7 टापुओं का देश कहते हैं या 7 टापुओं का शहर कहते हैं या नगर कहते हैं, ठीक है। और 7 टापुओं का नगर कहते हैं। इसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है और इसके संस्थापक कौन है मुंबई के, समझ जाएंगे। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अर्थात ये जो भारत है, अपना भारत किस ओर मुड़ रहा था? ये समाजवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहा था। इस प्रकार से अक्सर सवाल आता है, वनडे में हो या बड़ी परीक्षाएं, इनमें पूछता है कि बताइए समाजवाद का अग्रिम पुजारी किसे कहा जाता है। तो समाजवाद का अग्रिम पुजारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इसका समाजवाद का अग्रिम पुजारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सारा कार्य हो जाने के बाद अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है और ये संविधान पर एक अपनी अहम रोल निभाता है। आपसे सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर किस रिपोर्ट की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। गांधी के 11 सूत्री मांग या जिन्ना के 14 सूत्री मांग की या नेहरू रिपोर्ट की या अन्य कोई भी, तो किसकी झलक देखने को मिलती है सर्वाधिक रूप से, ठीक है। आप इस बात को जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।